अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ का स्वाबी जलसा हुआ। इस जलसे से कबल ही तहरीक इंसाफ की क़यादत के कई रहनुमा ये कहते नज़र आए थे कि ये एक डिसाइसिव जिसे कहते हैं जलसा होगा, जिसमें आइंदा का लाहे अमल का बाकायदा ऐलान किया जाएगा, करारदादें पास की जाएंगी। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ सवाबी जलसे के हवाले से बड़ी तनकीद की जा रही है कि बग़ैर किसी लाहे अमल के ऐलान के ये जलसा इख्तिताम हुआ। अलबत्ता CM खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने यह ज़रूर कहा कि नवंबर के ही महीने में इमरान खान साहब जो बानी तहरीक इंसाफ हैं वो फ़ाइनल तहरीक की कॉल देंगे, लिहाजा तमाम तर कारकुनान तैयार रहें। इस हवाले से कई कयास आराइयाँ भी हैं और कई बातें की जा रही हैं कि आखिर क्या वजह बनी कि तहरीक इंसाफ एक फ़ाइनल प्लान नहीं दे पा रही। इसी पर बात करते हैं। इन फोकस हैं मेंबर कौमी असेंबली शानदाना गुलजार साहिबा तहरीक इंसाफ से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शानदाना साहिबा, बड़ी उम्मीदें लगा के रखवाई थी आपने तमाम तर मुखालफिन को भी कि न जाने कौन सा ऐसा लाहे अमल का अब ऐलान किया जाएगा जिसके बाद शायद कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने पड़ जाएं। लेकिन न सिर्फ सपोर्टर्स के लिए बल्कि शायद आपके मुखालफिन के लिए भी बड़ी मायूसी थी कि कोई ना तो स्पेसिफिक डेट दी गई, ना ही कुछ बताया गया। बस एक जिस तरह से एक कहा जाता है कि बहुत जल्द एक तहरीक का आगाज़ किया जाएगा या ऐलान किया जाएगा जो कि फिर फाइनल तहरीक होगी इमरान खान साहब की रिहाई तक के लिए। शुक्रिया नादिया। देखिए, 2-3 आपने सवाल इकट्ठे पूछ लिए, मैं इनको सेपरेट करके अब जवाब देती हूँ। पहली बात यह कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कल मकसद था सवाबी के जलसे से वो अचीव हो गया। आपको पता है कि 4 अक्टूबर के बाद जिस किस्म की फस्तायत की गई हमारे वर्कर्स के साथ, उनका गुनाह इतना सिर्फ था कि वो खड़े हुए थे एक जगह पर, उनको उठा के ले गए। अभी मैं एक वर्कर से मिल रही थी, मैं इस वक्त अपने हुजरे में अपने घर में हूँ, और कुछ ऐसे वर्कर्स बता रहे हैं कि मैडम हमें बरहना करके हमें मिर्ची वाले पानी में नहलाया गया। 1 महीने बाद वो लोग जेल से निकले और कल सारे सवाबी जलसे में खड़े थे। सो अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बड़ी क्या चीज़ होगी दुश्मन के लिए कि जिन बच्चों को आप टॉर्चर करते हैं, जिनको आप मारते हैं, वो फिर जलसों में पहुंच जाते हैं। पहली कामयाबी। दूसरी कामयाबी जो पिछले कुछ दिनों से क्या सराया हो रही थी कि जी फलाना सेपरेट है, फलाना ग्रुप है, ये ग्रुप है। मैं तो 6 महीने से कह रही हूँ कि कोई ग्रुप नहीं है, हम आपस में बिल्कुल लड़ेंगे। हमें लड़ने का हक है, हम कोई मौरूसी ग्रुप नहीं है, मौरूसी क्लब नहीं है, हम एक सियासी पार्टी है, हम डिफरेंट आरा रखते हैं। मैं हॉक्स में से हूँ, कुछ लोग डव्स में से हैं, डिसएग्रीमेंट तो होगी। तीसरी बात, जो प्लान हमने खान साहब के निकालने के लिए किया हुआ है, प्रॉब्लम यह है कि जैसे हम शेयर करते हैं हमारे घरों पे छापे पड़ना शुरू हो जाते हैं। आई गिव यू 5 एग्जांपल्स। शफकत अवान साहब, अनीका चीमा, अली साही, शेख ख्वाजा शिराज, हमारे ये MNAs को उठा के ले गए हैं। कुछ के वालिदैन को उठा के ले गए हैं, कुछ के बच्चों को उठा के ले गए हैं, कुछ के घर तोड़ दिए, किसी की बिजली ऑफ कर दी है। जो फस्तायत शुरू हुई है, सुनने में आ रहा है कि कोई 27वीं तरमीम इन्होंने लेके आनी है, हम पे ढानी है सिविलियन की मिलिट्री ट्रायल्स, तो उसके लिए लोगों को उठाया जा रहा है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कल के बाद से इनकी जानी रोगी है। मुझे आज खुद पंजाब पुलिस सेना आई थी मेरे गांव में, बट उनको मैं मिली नहीं, मैं तो सामने खड़ी हूँ। सो इनको शर्म तो आती नहीं, इनका यही है काम। कल क्वेटा में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, 27 लोग शहीद हुए हैं एट द स्पॉट और 44 लोग एट दिस पॉइंट जख्मी हैं, कुछ क्रिटिकली। मस्तुंग में 5 बच्चे शहीद होते हैं। KP में 50 बंदा पुलिस एहलकार शहीद हुआ है बमा अफवाज, बट अफवाज के नंबर नहीं बताते हैं। आप मुझे बताएं, इंटीरियर मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री के इससे बड़ा क्या फेलियर होगा? कोलोसल लॉस ऑफ लाइफ होली खून की खेले जा रही है, और उनका ये गम है कि PTI के जलसे में ये हुआ, PTI के जलसे में वो हुआ। लाहे अमल इनको हम क्यों बताएं? आवाम को, तंजीमों को अपने तरीके से हम बता देंगे, क्योंकि ये तो इतने जालिम के बच्चे घरों पे। अभी एक बच्चा था जो लंदन में, उसने प्रोटेस्ट किया था इन गंदे लोगों के घर के बाहर, और ये क्या है, फ्रॉड जो पाकिस्तानी हुकूमती गाड़ी में घूम रहा था। उस बच्चे के वालिद को पकड़ा गया है पाकिस्तान में, उसको इतना मारा, उसके बाप को उसमें छेद किए गए। ये नहीं होती ये जिससे कीले ठोकते हैं लोगों में, वो इलेक्ट्रॉनिक ड्रिल से उसको कीले ठोकी गई हैं। उसका बाप आज निकला बेचारा, उसकी बेटी से वीडियो ली गई है कि मैं PTI छोड़ दूंगा। आप मुझे बताएं कि इस असना में क्या मैं लाहे अमल पब्लिकली बता सकूंगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, लेकिन शानदाना साहब, आपके मुखालफिन ये कहते हैं कि जैसे आपने कहा ना कि कुछ हॉक्स हैं, कुछ डव्स हैं, लेकिन आप लोगों में एक इख्तलाफात हैं एहतजाज के हवाले से, और ये पार्टी के इख्तलाफात की वजह ही है जिसकी वजह से जो आप फाइनल कॉल नहीं दे पा रहे, या जिस तहरीक का, जिस इनकलाब का आप जिक्र करते हैं वो नहीं कर पा रहे।
आई डोंट थिंक सोनादिया, देखिए ना मैं कोर कमेटी का मेंबर हूँ ना पॉलिटिकल कमेटी का, लेकिन पार्लिमानी पार्टी का तो मैं हिस्सा हूँ। और जितना मैं लड़ती हूँ पार्लिमानी पार्टी में, आपकी सोच है और मैं इसी बात पे लड़ती हूँ कि हमें फाइनल प्लान इमीडिएट चाहिए। और हमें यही जवाब मिलता है कि आपको खान की सेफ्टी और जिंदगी चाहिए कि आपको चौधराहट चाहिए। मुझे खान साहब की जिंदगी चाहिए, तो हम जैसे बंदे नहीं लड़ा के, मैं हो गई, शेर अफजल हो गया, शहरियार हो गया, अली मोहम्मद हो गया, हमारे लिए इस वक्त पाकिस्तान और खान की जिंदगी से और कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अगर इख्तिलाफ करना पड़ा जिस तरह आप कह रही हैं, मैं करूंगी, लेकिन इस वक्त इट इज़ अ सिस्टमैटिक वे ऑफ डीलिंग विद इशू। जिस दिन मुझे लगा कि मेरी पार्टी में ऐसे सांप हैं अंदरूनी जो खान को नुकसान पहुंचाना चाह रहे या जो चाहते कि खान जेल से ना निकले, आई कैन अश्योर यू आई विल बी द फर्स्ट वन, आप ही के शो पे आऊंगी और आपको लोगों के नाम बताऊंगी जो खान को खराब करना चाह रहे हैं। बट इस वक्त ऐसी कोई बात नहीं, खुदा ना खास ऐसी बात हुई, मुझे किसी से कोई शर्म नहीं है। मैंने 10 लाख अपने हल्के का वोट लिया, मैंने नेशनल असेंबली के और किसी मेंबर से वोट नहीं लिया। मैं सबको एक्सपोज करूंगी अगर मुझे लगा तो कोई खान के खिलाफ है, लेकिन फॉर द मोमेंट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑल ऑन वन पेज। आगे देखा जाएगा। ये जो बात है ना क्यास राइयां फलाना राइयां, दिस इज टू टेक योर फोकस ऑफ द मेन इशू कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेल्ट हो चुकी है। ये डिस्ट्रैक्शन सोचें, 27 बंदा कल शहीद हुआ है क्वेटा में, कितने टीवी शोज उस पे हुए हैं, कितने चैनल्स गए इसको कवर करने के लिए, कितने लोगों ने बेवाओं का पूछा है, बच्चों का पूछा है, हाथ पैर उनके उड़ गए, फलस्तीन बना दिया पाकिस्तान में। बट दिस इज हाउ मेन स्ट्रीम मीडिया, आई एम ग्लैड यू आर आस्किंग दीस क्वेश्चंस बिकॉज इट गिव्स मी द अपॉर्चुनिटी टू टेल यू। मैं तो उबल रही हूँ गुस्से से। 50 पुलिस एहलकार मर गए केपी में यार। पुलिस 50 एहलकार कहना आसान होता है, आप 50 सोचे बेवाएं, उनका क्या ख्याल रखेगा? हर बंदे के एक एक बच्चा तो होगा ना, तो 50 यतीम हो गए। आप ये सोचिए कि उनकी माएँ जिनकी गोदे सुनी हो गई हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज हमारा जो नेशनल नैरेटिव चलता है ना, वो ये ड्रामाई लोगों के लिए होता है कि ओ शाहनाना नाराज हो गई, ओ शेर अफजल ने खाना खा लिया। The real issue is that you are melting. Another issue, let me tell you, 3-4 दिन बाद आपको ये कोई बता देगा। इनका जो काबिल फाजिल फाइनेंस मिनिस्टर बाहर से इंपोर्ट किया है ना, वो कह रहा है कि जी चीन, और सुनने में आया है कि चीन और सऊदी कह रहे हैं कि हम आपका लोन नहीं रोल ओवर करेंगे। मरियम आंटी ने पंजाब में 350 अरब रुपए फालतू लगा लिया है। बजट से उनको सरप्लस प्रोड्यूस करना था, सरप्लस प्रोड्यूस हुआ नहीं। आपको पता है क्या होने वाला है? 1 हफ्ते 2 हफ्ते में IMF अपनी पुल आउट करेगा 7 अरब डॉलर। फिर कहाँ जाएंगे? अभी तो लोग पत्थर खा रहे हैं, फिर खुदकुशी करेंगे। आपने क्योंकि जो रियल इश्यूज हैं उसका इल्जाम भी इमरान खान साहब पर ही लगाया है अता तारड़ साहब ने। गुज़िश्ता रोज जो क्वेटा का ब्लास्ट हुआ, उन्होंने कहा ये वही लोग हैं, वही दहशतगर्द हैं जो इमरान खान साहब वापस लेकर आए थे, अब ये हमले कर रहे हैं। नादिया, कैन टेल यू वन थिंग, अता तारड़ की ये बात जो है ना, हमारा एक MNA है पीपल्स पार्टी से थे, उन्होंने फिर PTI ज्वाइन की, और सिर्फ इस बात पे कि वो स्वात के MNA है डॉक्टर अमजद, आप उनसे इंटरव्यू ले लीजिएगा, वो आपको कसम खा के बताएंगे कि जब वो स्वात में थे और स्वात में वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, उनको ये कहा गया, उनको सर्किट हाउस बुलाया गया जनरल बाजवा के टाइम पे कि PTI को खत्म करने का एक ही तरीका है कि पाकिस्तान में आपस इंसर्जेंसी हो 2-3 साल की, हम इमरान खान को खत्म कर देंगे, फिर अमन आ जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये ऑन ओथ आप उससे पूछ ले, अगर मेरी बात नहीं मानते, क्योंकि मैं उस मीटिंग में नहीं बैठी थी। जो लोग तालिबानों को वापस लेके आए हैं, अल्लाह करे कि उनके घर उड़ जाएं। जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है तालिबानों को TTP को वापस लाने के लिए, इट इज नॉट इमरान खान। ये आप उससे लिखा हुआ ले लीजिए। शाहनाना साहिबा, इस वक्त क्योंकि अली अमीन गंडापुर के हवाले से बड़ी खबरें आ रही थी कि वर्कर्स ने वहाँ CM हाउस में भी उनके खिलाफ एहतजाज किया, और फिर पहले भी आतिफ खान साहब भी ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि आप वर्कर्स को पीछे छोड़कर खुद अगर चले जाएंगे तो वर्कर्स को फिर समझ में नहीं आता कि आगे क्या करना है, धरना करना है, रुकना है, जाना है, तो उसकी वजह से मायूसी फैलती है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब के लिए ये कल जलसा था ताकि एतमाद उन पर बहाल रहे, और तमाम तर जो तकारीर थी उसमें इमरान खान साहब का यकीनन जिक्र था, लेकिन खुसूसन शेख वकास अकरम साहब अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से बार बार कह रहे थे कि ये खान साहब के हैं, एतमाद है इन पर। तो देयर इज समथिंग जो अली अमीन गंडापुर साहब ने लूज किया है, सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट। शुक्रिया नादिया। देखिए, मैं तो कल जलसे में थी, मैंने सारी तकरीरें सुनी। हो सकता है कि किसी भी तकरीर को कोई भी रंग दे दिया जाए, हो सकता है कि शेख वकास अकरम और अली अमीन अच्छे दोस्त हैं स्कूल के कॉलेज के टाइम से, तो शायद उनके लिए वो कर रहे हों, उनकी कोई भी मसले होगा। दूसरी बात, उसको मैं डिनाई नहीं करती, बिकॉज तकरीर तो कल सब ने सुनी। दूसरी बात, वर्कर अगर CM हाउस गए और उनके साथ बुरा हुआ है, इसकी कोई एक्सक्यूज नहीं है। आई हैव नो नॉलेज ऑफ दिस। मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हुजरा भरा हुआ है। एक्चुअल प्रिजनर्स मेरे हल्के के 40-50 थे, बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 100 बंदा फालतू, उनके फैमिली मेंबर्स भी आए हुए हैं, बच्चे भी आए हुए हैं। मेरा NA 30 का वर्कर, मैं अल्लाह से ये शुक्र कर सकती हूँ, हमारे ILF के 3-4 सीनियर वकला हैं, कुछ 3-4 जूनियर हैं जो पंजाब में हैं, उन्होंने जिस तरीके से मेरे लोगों को जेलम से निकाला, अटक से निकाला,
اسلام آباد سے نکالا CID سے, جو ظلم ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. میرا حجت تو الحمدللہ بھرا ہوا ہے, سارے عمران خان کے لیے آئے ہیں, کوئی خفا نہیں ہے. ہاں انڈیویجول ورکرز خفا ہے, دس از انفارمیشن, میں خود جا کے معافی مانگوں گی. دیکھیں یہ سارے ورکر عمران خان کے ہیں, علی امین کے یا شاندانہ کے ورکر نہیں ہے. اور اگر یہ ہم سے ناراض ہے تو مطلب پارٹی ختم, and we cannot afford that. تو میں خود ان سے معافی مانگ لوں گی. تیسری بات آپ جو کہہ رہی کہ یہ جلسہ فلاپ تھا کیونکہ یہ کور اپ تھا, honestly کل تو میرے جتنے لوگ آئے ہیں واپس جیلوں سے وہاں تھے. So I guess it also depends ہلکا ٹو ہلکا کہ کون سا میں نے اپنے لوگوں کو کیسے ڈیل کر رہا ہے. شکر الحمدللہ میری عوام جو اس حلقے میں ہے, جو خان صاحب کے ورکر ہیں, وہ پیچھے نہیں ہٹنے والے. اور اسی جلسے کے حوالے سے خواجہ آصف صاحب نے بھی یہی کہا, اور کئی سیاسی تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کمپرومائزڈ ہیں اور عمران خان صاحب کی مرضی سے کمپرومائزڈ ہیں. یہ تو بہت انٹرسٹنگ ٹویسٹ ہے, لیکن خواجہ صاحب سے کہیں پہلے آپ ذرا فارم 47 کا جواب دے دیں. اور جو آپ نے کیا نام ہے بیچاری ریحانہ بی بی کے کپڑے پھاڑوائے تھے, ان کے بیٹوں کو مارا تھا, 47 دن عمر ڈار کو جیل میں رکھا تھا, عثمان ڈار کے ساتھ کیا تھا, کو پہلے اس کا جواب دے دیں. آپ نے جو جھوٹی قسم کھا کے اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں فارم 47 والے, کو پہلے اپنا جواب دے دو, ہمیں آپ کے جواب دے نہیں ہے. صحیح, لیکن بہت عرصے سے اس بات پر بھی بڑی بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب اس طرح سے جو جیسے وہ اپنی بیان اور وہ بڑے تند و تیز بیان دیا کرتے تھے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہوں یا عدلیہ کے حوالے سے ہوں, لیکن اب اس میں کافی حد تک خاموشی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مفاہمت کے ذریعے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے, ورنہ معاملات اسی طرح سے رہیں گے تحریک انصاف کے. دیکھیں مفاہمتی میں نہیں ہوں, مفاہمتی شیر افضل نہیں ہے, مفاہمتی علی محمد نہیں ہے, مفاہمتی شہریار نہیں ہے. اپنی قوم, اپنی فوج, اپنی پولیس, اپنے لوگ, یہاں تک تو ہم سارے متفق ہیں کہ اپنے وطن کو نقصان نہیں پہنچانا. اس کے آگے جو خان کے ساتھ کریں گے, آج تک ہم نے بدلا نہیں لیا, بٹ اب ہمارا صبر لبریز ہو چکا ہے, ورکر کا صبر لبریز ہو چکا ہے. جس طرح ٹھیک فرمانی کے اعلامیہ نہیں آیا اگلے سٹیپس کا, مجھے بھی ورکرز نے کہا کہ میم, میں نے کہا تھوڑا صبر کر لی, we cannot expose our workers all over again. MNA سارے چھپے ہوئے تھے, 26 ترمیم کی وجہ سے ورکرز پکڑے جا رہے تھے دھڑا دھڑ, 5,500 بندہ جیل میں گیا. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ جی اندر کی اندر بات ہو رہی ہے, مطلب اتنی گوسپ ہے. میں آپ کو اپنے بارے میں گوسپ سناتی ہوں. کل میں نے دیکھا ہے کسی میٹرک فیل نے میرے بارے میں لکھا ہے, پتہ نہیں نون کا, پیپل کا یا PTI کا کوئی پریٹینڈر ہے, کہ میڈم کی یہ فلانی آتے ہیں, یہ فلانے کام شام کو کرتی ہیں. تو میں نے کہا یہ اتنا مشکل کام تو نہیں ہے پروف کرنا, میری ویڈیو نکال لیں, میری آڈیو نکال لیں, کچھ تو ہوگا نا آپ کے پاس جب ایسی آپ باتیں کرتے ہیں. تنقید تو دیکھیں, اگر میں تنقید پہ بیٹھنا شروع ہو جاؤں اور قیاس آرائیاں جو ہو رہی ہیں, تو پھر ہر میں سے ہر بندہ کافر ثابت ہوگا. ان میں یہ تو کوئی بھی سچ نہیں بولتا. رائٹ ناؤ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, دیز پیپل آر ان اے کوانڈری. IMF کے پیسے چلے جائیں گے جو مجھے لگ رہا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان از گوئنگ بیلی اپ. وحید حسین صاحب کے ساتھ میں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا, اس میں نے یہی کہا تھا, آئی کین اشور یو کہ ان کے ساتھ چائنا اور سعودی اب نہیں اور چلنے والا, ان کی مت ماری گئی. لیکن شاندانہ صاحب, بطور اپوزیشن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں دونوں ایوانوں میں تحریک انصاف نے بالکل درست اپنا کردار ادا کیا ایز اے اسٹرانگ اپوزیشن؟ کیونکہ اس پر بھی دیکھا جائے تو دیکھیں کم لوگ موجود تھے, آپ لوگ اپنے آپ کو سیف کر رہے تھے, جو آپ کی پارٹی پالیسی تھی کہ آپ لوگوں نے ایوانوں میں کیونکہ جانا ہے, اس ترمیم کو روکنا ہے, لیکن پھر وہاں بھی نظر نہیں آئے. دیکھیں نادیہ, اپنے آپ کو سیو کرنے سے ہم بہت آگے نکل چکے ہیں. اب تو ہم بے گناہ بچوں کو بچا رہے ہیں. میں نے آپ ہی کی شو پہ ایک دفعہ کہا تھا, میں بہت تپی ہوئی تھی کہ ہماری MNA عائشہ نذیر جٹ وہ 2 مہینوں سے غائب ہے. شی واز ان اے فیملی وے, ان کا 40th ویک میں شکر ہے ڈیلیوری, پتہ نہیں کس ہسپتال میں KB میں تھی, کہاں تھی, کس حالات میں تھی, بیکاز یہ ان کو بچوں کو اور ان کو بھی اٹھا رہے تھی, ایک پریگننٹ عورت کو. پھر میں نے آپ کو عائشہ ان کا بتایا, انیکا مہدی کا, کہ ان کے والد کا انتڑیاں نکلی ہوئی تھی, آپریشن ہوئی تھی, انٹسٹائنز ان کی فریزر میں تھی, کولاسٹومی بیگز ان ظالم کے بچوں نے اس گرمی میں ہاسپٹل سے اٹھایا, تھانے لے گئے کہ بیٹی دو تاکہ بلاول اور مریم کو ووٹ دے. وہ بیچاری تو چھپ گئی, اس کی فیملی تو نہیں چھپ پائی. ہم نے ٹھیک ہے اس کو پریونٹ نہیں کر پائے اس امینڈمنٹ کو, لیکن ہم کیسے امینڈ کرتے جب اس طرح یہ بے شرمی والے کام کرتے ہیں, عورتوں کو بچیوں کو ہاتھ ڈالتے ہیں. اس سے زیادہ ہم کر نہیں سکتے تھے. ہاں یہ ہو جائے کہ پورے 92 MNAs کو لے جائیں, بات ختم, پھر جو کرانا کرا لیں, لیکن تب تک یہ نہیں ہوگا. یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ جس طرح کہتے ہیں نا اپنی گرفتاریاں دے کہ یار اٹھا کے لے جاؤ تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے. وہ تو سب سے آسان کام ہے, پیسے لو, جھوٹا جیل کھاؤ. ہم تو مذاق ہی اڑاتے تھے کہ 8 ارب مل رہے ہیں لوگوں کو, تو اگر 500 ارب تک آفر ہو جاتے ہیں, یہ تو چور ہے, ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے, تو اگر 500 ارب تک ہمیں آفر کریں گے تو ٹھیک ہے, ہمیں بھی جیلوں میں ڈال دیں, ایٹ لیسٹ ہمارے حلقے تو اچھے ہو جائیں گے. کیونکہ یہ تو ہم نے سنا تھا کہ بہت لوگوں نے اپنی گرفتاریاں اور ابڈکشنز کی تھی. یہ وہ بہادر لوگ ہیں جنہوں نے پروف کیا کہ ہم خان کے اصلی لوگ ہیں. اسلام آباد لاہور سے غائب رہے.
Let me tell you one thing, Nadia. The main game here is Pakistan. It is not PTI. It is not Imran Khan. And I can assure you, there are dozens of people who want Pakistan to sink. मैं तो बंगाली साहब से कहता हूँ, बंगाल से टीवी पे भी लड़ती थी जब हमारी गवर्नमेंट थी इकोनॉमिक इश्यूज पे. उन्होंने मेरी बात की, बट उन्होंने मेरी प्रेडिक्शन को जरा चेंज कर दिया. मैंने बोला कि अगर यही हुकूमत या यही हालात रहे, पाकिस्तान 10 साल में डूबेगा. वो कह रहा है 20 साल में पाकिस्तान नक्शे पे नहीं होगा. मैं आपको 10 साल का कह रही हूँ. गेम सारी ये है कि पाकिस्तान को तोड़ना है, न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना है, हमें जिम्बाब्वे बनाना है, और वो हम होने नहीं देंगे अंडर नो सर्कमस्टांसेस. बहुत बहुत शुक्रिया शांदाना गुलजार साहिबा वक्त देने के लिए. यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं. वेलकम बैक. शांदाना गुलजार साहिबा ने तो बताया कि वो समझती हैं कि इस वक्त मुआशी हालात जो हैं वो हुकूमत के कंट्रोल के बाहर हैं, और दूसरा अपनी एहतजाजी तहरीक के हवाले से भी उन्होंने कहा कि हतमी फैसला जो है वो अनाउंस अगर कर दिया तो हुकूमत को पहले से पता चल जाएगा. बात करते हैं, हमारे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. शाहनवाज रांझा साहब, पहले तो बात कर लेते तहरीक इंसाफ के हवाले से, जिन्होंने कल यानी अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा है कि नवंबर में ही इमरान खान साहब की जानिब से एक फ़ाइनल कॉल दी जाएगी, और कल वो अपने सपोर्टर्स से कहते रहे कि उन्होंने अब तैयार होना है क्योंकि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ये तहरीक चलाई जाएगी. आपके नज़दीक लगता है आपको कि हुकूमत किसी सूरत इस किस्म की तहरीक से घबराती है जो वो ये कहते हैं कि ये फाइनल कॉल होगी? देखिए, माजी में भी इस तरह की कई दफा फाइनल कॉल्स देखने में सामने आ चुकी हैं, और मेरे ख्याल से एक सियासी तालिब इल्म होने की हैसियत से और माजी की जो सियासत है उसको सामने रखते हुए मैं तो यही बात कहूँगा कि ये बस वो जिस तरह पंजाबी में एक लफ्ज़ है ना, बढ़के मारना, तो ये बस सियासी बढ़के हैं इनकी. और बाकी अगर कुछ करना होता या कुछ कर सकते होते, ये नहीं कि हम कोई इनके आईनी और कानूनी जो इनके हक हैं, हकूक हैं, उसके बीच में रुकावट डालना चाहते हैं. अगर ये पुरअमन होके एहतजाज करें, अगर ये पुरअमन होने के बजाय तखरीबकारी और 9 मई जैसे वाक़यात जो हैं उनको तरजीह दें और तोड़ फोड़ की जो है सियासत उसको फ़रोग़ दें, और अपने कारकुनों को और मासूम बच्चों को, ख़वातीन को एज ए ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करके फिर अदालतें और मामलात और जेलें उनके हिस्से में आए और ये इक़्तिदार जो है उसके मज़े लें. तो इस तरह की तो अगर जो भी इनकी हिकमत अमली होगी उसको माजी में भी उसको हमने रिजेक्ट किया है. और उस यहाँ पे भी हमें शर पसंद अनासर का हमारी हुकूमतों को कहीं भी कोई इबहाम पैदा हुआ है कि यहाँ पर कोई शर पसंद अनासर हैं या शुकूक व शुबात और शवाहिद जहाँ पर हमारे सामने आए हैं, वहाँ पर तो यकीनी तौर पे हुकूमतों ने अपने शहरियों की हफाजत को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात भी किए, और मुस्तकबिल में भी अगर उनकी कोई आखिरी कॉल आएगी और फाइनल कॉल आएगी तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए और अपने शहरियों की हिफाजत के लिए, उनके जानो माल की हिफाजत के लिए जो उस वक्त हिकमत अमली इख्तियार करेगी. लेकिन माजरत के साथ सर, अभी तक जो हुकूमत की हिकमत अमली नजर आई है कि जब भी तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी कॉल दी हो, जलसे का कहा हो, गारंटीज दी हो कि पुरअमन जलसा होगा, ये कहा हो कि अच्छा जी अब तो एक नई कानून के तहत आपको मालूम है जलसे होते हैं, तब भी वो कहते हैं कि उस जलसे से कबल हमारे जो लोग हैं पार्टी के, उनके घरों में रेड्स किए जाते हैं, उनको बंद किया जाता है, एमपीओज दिए जाते हैं या झूठे मुकदमात उन पर बना दिए जाते हैं. और वो लोग जो जलसे में फिर जो सपोर्टर्स हैं उनके जब वो शिरकत करते हैं तो उनके खिलाफ भी पर्चे, और वो भी दहशतगर्दी के पर्चे जो है वो काटे जाते हैं. देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि माजी में जो होता रहा हमारे साथ वो अब दोबारा तारीख अपने आप को दोहरा रही है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि कौन सी सियासी जमात है पाकिस्तान की तारीख में जिसने अपने इदारों पे हमला किया हो, पार्लियामेंट से लेके GHQ तक और सुप्रीम कोर्ट की इमारत के ऊपर जो इन्होंने उसके आगे तबाही फैलाई, पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर, पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट के ऊपर, और पूरी की पूरी जो लाइव ट्रांसमिशन थी उसको हाईजैक किया गया जिस तरह दहशतगर्द ममालिक करते हैं. तो यहाँ पर वो सूरत हाल जो है वो अपनाई गई, तो उसकी मौजूदगी में अगर ये समझते हैं कि हम इनके खिलाफ
उन्हीं शरपसंद अनासर देखें, हुकूमतों का फर्ज होता है कि अपने शहरियों की जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना। अगर जानो माल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, अदारों को और तंसीबात को नुकसान नहीं पहुंचता और ये पुरअमन रहते हैं, तो फिर तो इनको कोई किसी का ना इनके उन कारकुनों को तैयार हो। जो इनके कारकुनान ऐसे मुकदमात में माजी में मुलव्वस नजर आए, 9 मई के वाकयात में जिनके मुलव्वस होने के सबूत भी हैं और वो बाहर भी फिर रहे हैं, तो अगर जब भी इस तरह की कॉल दी जाती है तो ये एक प्रैक्टिस बन जाती है कानून नाफिज करने वाले इदारों की कि उन कारकुनों से एफिडेविट लिए जाते हैं कि वो माजी की तरह का कोई वाकया जो है उसको दोहराएंगे नहीं। और जब चले, ये तो आप लोगों की स्ट्रैटेजी है जो कि अब मेरे ख्याल से सबको समझ में भी आ गई है। लेकिन रंजन साहब, जरा 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से आते हैं। तरमीम पास हो गई, ठीक, पार्लियामान का इस्तेकाक है कोई भी तरमीम करना, कानून साजी करना, लेकिन इस कानून के हवाले से अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर मेरे ख्याल से गौर तलब है और मुख्तलिफ किस्म की, मैं कहूँगी, आरा सामने आ रही हैं। जैसे 26वीं आईनी तरमीम को आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, बल्कि अभी 2 रोज़ कबल तो सरदार अख्तर मेंगल साहब हों, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब हों, फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा हों या मोहसिन दावड़ साहब हों, इन्होंने भी चैलेंज किया है। अब ये जो जितनी भी दरख्वास्तें हैं जो 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दायर की गई हैं, उनको यकीनन आईनी बेंच ही सुनेगा। जी बिल्कुल, वो कानून के मुताबिक ज़ाहिर है वहाँ पे उस कानून में ये दर्ज है कि वो कमेटी के पास जाएंगे और फिर वो फैसला करेगी कि ये आईनी बेंच के केसेस बनते हैं कि नहीं बनते। और फिर उसके बाद तौर पे ये एक आईनी सवाल है, तो इसमें कोई शुबुक व शुबात नहीं रहने चाहिए कि ये मामला आईनी बेंच के पास नहीं जाएगा। तो यकीनी तौर पे ये मामला आईनी बेंच के पास ही जाएंगे और कानून साजी जो है ये पार्लियामान का इख्तियार है। देखें, जहां तक आप बेसिक जो स्ट्रक्चर है, अगर आपके आइन, अगर आप उसके साथ इंटरफेयर नहीं कर रहे और कानून साजी है वो एक ऐसे मकसद के तहत की जा रही जिसकी आपके पास लॉजिक भी मौजूद है और जिससे आपके पास शवाहिद भी है और पूरी दुनिया में एक प्रैक्टिस भी है, यूरोपियन ममालिक में भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी हैं, बेंचेस भी हैं, इंडिया में भी बेंचेस हैं। ठीक है, तो चीजों को अगर आप, ठीक है, जजेस की जो अपॉइंटमेंट का तरीका कार है, मैं खुद एक पार्लियामेंट में रहा हूँ और मैं वकील भी हूँ और मैं ये समझता हूँ कि अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए और उसके अंदर जो काम मुस्लिम लीग नून ने किया वो तो तारीखी काम है। जब अदलिया बहाली की जो तहरीक थी चलाई गई और नवाज शरीफ साहब उसको लीड कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो सियासी मंजरनामा सामने आया और जिस तरीके से अदालतों से फैसले सामने आए, जिनको आज भी पनामा के केस को हामिद खान साहब जैसे वकील भी मेरा ख्याल से नहीं कहेंगे कि वो ठीक फैसला था और भी वकला जो है वो ये नहीं कहेंगे। तो जब इस तरह के फैसले सामने आना शुरू हो गया, फिर जजेस की अपॉइंटमेंट बाद दफा पता लगता था कि ये उनके चेंबर से हैं, ये उनके ग्रुप में से हैं, तो ये चेंबर्स और ग्रुप के बुनियाद के ऊपर जजेस की जो है इतनी एक अहम ओहदा दे देना गैर मुनासिब है देखे बगैर। अच्छा, तो रांझा साहब एक चीज बताइए ना, आपने कहा यकीनन आईनी मामला है, 26वीं आईनी तरमीम आईनी बेंच ही इसको सुनेगी, लेकिन अब जो मुख्तलिफ आरा आ रही हैं, बल्कि JUI से कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी ये कहा और दीगर वकला भी ये कहते हैं कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में वजूद में आई है, तो ये कैसे सुन सकती है? तो ये बड़ा दिलचस्प इस वक्त मसला बनने को है। देखिए, कानून का प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव तो होता कोई नहीं कि अब एक कानून बन गया तो वो लॉ ऑफ द लैंड होता है, उसके बाद की जो चीजें होती है उस कानून के तहत ही होती है। अब अगर एक कानून है, उस कानून में कोई कमी पेशी है और उस कानून को तब्दील कर दी जाता है, तो जो भी वो कमी पेशियां हैं वो नए कानून के नीचे उसकी रोशनी में की जाएंगी। तो यहाँ पर ये एक जो सवाल उठाया जा रहा है कि ये उसी से मुतल्लिक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उसके बीच में आपके जजेस जो हैं वो उसी सुप्रीम कोर्ट से ही हैं और मैं अपनी अदलिया पे मुझे तो पूरा यकीन है कि वो कोई ऐसा फैसला आइन से मुनाफी फैसला, आइन से हट के कोई फैसला, आइन के आर्टिकल से कोई इख्तलाफ रखने वाला फैसला वो नहीं करेंगे। वो आइन के लेटर एंड स्पिरिट के बीच में रहते हुए करेंगे। हाँ, ये उनका राइट है इन वकला के वो एतराज उठाएं। मोहसिन रांझा साहब, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।
वेलकम बैक। इन फोकस हैं बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। रांझा साहब, अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद भी बढ़ा दी गई है, चलें उसका भी एक जवाब पेश कर दिया गया कि क्यों ज़रूरी है, लेकिन ये बात समझ से बालतर है कि जजेस की जो मरात बढ़ाई गई और जिसके हवाले से ख़ुद ख्वाजा आसिफ साहब 26वीं आईनी तरमीम से कबल ये कहते थे कि इन जजेस की सैलरीज देखिए, इतनी हेफ्टी सैलरीज ली जाती हैं, इनकी मरात देखें, इसके पीछे हुकूमत की क्या लॉजिक है? क्योंकि आप पर तनकीद करने वाले ये कहते हैं कि इस अमल से ये और साबित होता है कि आप अदलिया को एग्जीक्यूटिव के ताबे करना चाहते हैं। देखिए, तारीख सैलरी बढ़ाने से तो ताबे मेरे ख्याल से शायद ना हो, और सैलरी बढ़ाने से तो उनकी जो एक माशी हालत है वो मजीद आज़ादी में बदलेगी। और लेकिन जहाँ तक आपके मुनसिफ हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हाईएस्ट फोरम के मुनसिफ हैं, मैं तो समझता ये हूँ कि आपको जजेस को और ख़ास तौर पे आपके जो पुलिस और इस तरह के अदारे हैं जिन्हें कानून और इंसाफ नाफिज करना है और जिनकी ड्यूटी बहुत सख्त है, जिनको 12 घंटे शायद काम करना पड़े अपने मामलात को देखते हुए, तो उनके जो माशी मामलात हैं उनका रियासत को पूरा ख्याल रखना चाहिए। तो मेरा तो यही ख्याल है, सैलरीज बढ़ाई गई हैं तो सारी है। ख्वाजा साहब हमारे मौजूद सीनियर हैं और जिस हो सकता है कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे हो वो शायद मैं पूरी बात सुनने पे उस पे कोई अच्छा राजा साहब, ठीक है, आपने जो दलील दी मैं भी मानती हूँ, एक आज़ाद अदलिया के लिए, या हमने भी पढ़ा था कि यू नो दे आर पेड वेरी वेल ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और कोई पार्टिजान ना हो। लेकिन इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, मतलब सीरियसली शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को ये करना चाहिए, जहाँ वो ये खुद कहते हैं कि SOEs जो हैं जो कि इस वक्त ब्लीड कर रहे हैं उनको प्राइवेटाइज करना है, वो भी ना हो सका। PIA का आपने देख ही लिया। इसके साथ साथ जो आपके माशी हालात हैं, आप बिजली में देख लीजिए किस तरह आवाम के ऊपर बोझ डाला गया, महंगाई देख लीजिए, जहां आपने ये वादे किए हों कि जितनी सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं इनको भी आप लोगों ने कम करना है, 18वीं तरमीम के तहत इनको भी डिवॉल्व होना ज़रूरी है, और जो नेशनल एक्सचेकर है इस पर बोझ कम करना है। ऐसे में इतनी ज़्यादा मराद देना तो ये बड़ा तजाद नज़र आता है। देखिए, वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अगर आपने पैसे बचाने हैं तो पैसे बचा लें, और कई ऐसी चीजें हैं जहाँ पे अगर आपने ईमानदारी का और दयानतदारी का एक आपने एक उसकी मुताबिक आपने एक शख्स का दयानतदारी का भी इम्तिहान लेना है, ईमानदारी का भी इम्तिहान लेना है, तो कहना है कि वो अपनी 18 घंटे काम भी करे, 60 से 65 हज़ार जो पेंडिंग केसेस हैं वो भी उसने सारे निकालने हैं, फिर उसने बिल्कुल एक अपनी जिंदगी इस तरह गुजारनी जिसमें ना वो कारोबार कर सकता है ना को वकालत कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि फिर भी ये जो डील है इट्स नॉट अ बैड डील। अच्छा, आई थिंक कि सैलरी है वो बिल्कुल बढ़ानी चाहिए, और जो अगर आपने अपने लॉसेस कम करने हैं, देयर आर मैनी अदर एरिया, जिस तरह आपने जिनकी तरफ इशारा किया उसकी तरफ से आप लॉसेस जो है इसको कवर कर सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन में जा सकते हैं। आप तो इस तरह की जो आपकी कंपनीज हैं जो नॉट इन प्रॉफिट मेकिंग में नहीं है, तो उनकी डाउनसाइजिंग। रांझा साहब, अब मुझे बताइएगा कि हुकूमत पर एक और तनकीद, और ये तनकीद इसलिए ज्यादा आप लोगों पर हो रही है कि जिस वक्त आप लोग ऑपोजिशन में थे उस वक्त यही इल्ज़ामात तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर लगाए जाते थे कि जिस अंदाज से कानून साजी की जाती है, ऐवानों को बुलडोज किया जाता है। और अभी जो हालिया कानून साजी की गई, और ये बड़ा ऐसा लगता है कि एक रिवायत सी बन गई है कि पार्लियामेंटेरियंस को पता ही नहीं होता कि कानून साजी होने को है, एजेंडा कुछ और होता है, और फिर सप्लीमेंट्री एजेंडा के तहत यकायक कानून साजी कर दी जाती है, बिल पेश होते हैं। तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इख्तियार में अब कुछ भी नहीं बचा है? देखिए, मैं आपको एक बड़ी बात बताता जाऊं कि जब भी कानून साजी होती है और बिल पेश किए जाते हैं, बिल हुकूमत जब अपना बिल आती है तो हुकूमत का जो बिल टेबल होता है वो बाज़ दफ़ा ये होता है, बात दुरुस्त है कि बाज़ दफ़ा सप्लीमेंट्री एजेंडा की तरफ से भी हो जाता है, क्योंकि एट द लास्ट मोमेंट कुछ फैसले होते हैं जो किए जाते हैं। बाज़ दफ़ा बिल जो होते हैं उनको मतलब थ्रू नोटिस के साथ सर्कुलेट कर दिया जाता है, तो डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पे।
اور جب بل ٹیبل کر دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ووٹنگ شروع ہونے لگتی ہے تو اس میں بھی ظاہر ہے اگر کسی ہمارے مسلم لیگ نون کے ہمارے کسی ممبر معزز ممبر کو اگر اعتراض ہو کہ مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا تو اس کے پاس ہمیشہ چانس ہوتا ہے کہ وہ اپنی ترامیم وغیرہ جو ہے وہ داخل کر سکے. تو ترامیم داخل کرنے کا وقت بھی موجود ہوتا ہے اور جب بل اس طرح کے آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے بلز جو ہوتے ہیں وہ نوٹس کے ساتھ آپ کو شیئر ہو جاتے ہیں. میں نے کہا کئی جگہوں پہ نہیں بھی ہوتے, سپلیمنٹری ایجنڈا بھی آ جاتا ہے. صحیح. اور اس طرح کی صورتحال اس طرح کی ہوتی ہے, لیکن اگر کسی ممبر معزز ممبر کو وہاں پہ اعتراض بھی ہے تو وہ ترامیم کی اس تھوڑے سے وقفے میں ترامیم ڈال سکتا ہے. وہ ایون ہینڈ ریٹن ترامیم بھی ڈال سکتا ہے, اس وقت اسی وقت کھڑا ہو کے بھی فوری طور پہ اپنی ترمیم پیش کر سکتا ہے. تو یہ تو اس کے پاس رائٹ ہے, ٹائم لے کے اسپیکر کے ساتھ جو رولز آف بزنس ہے اس کے مطابق تو یہ سپین ہوتا ہے. لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ وہ بڑا کم ٹائم ہوتا ہے اس کے بیچ میں سوچ سمجھنے کا اور ان چیزوں کے اوپر وہ دیکھنے کا, باریکی سے ان چیزوں کو وقت کم ہوتا ہے. لیکن اس طرح کی لیجسلیشنز ماضی میں بھی اور جب بھی ہوتی آئی ہیں, یہ لیجسلیشن طریقے سے ہوتی ہیں کہ ان میں تمام پارٹیز کی طرف سے مشاورت کی جاتی ہے اور مشاورت کے عمل میں لیڈنگ جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں وہ اپنی پارٹیز کے بہاف پہ ہی آگے بیٹھے ہوتے ہیں اور پارٹی کا مینڈیٹ ہوتا ہے ان کے پاس, پوری باقاعدہ کمیٹیاں جو ہیں. کوئی بھی لیجسلیشن دیکھیں وہ بڑی ضروری ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پر بحث کی جائے اس پارلیمنٹ کے اندر, چاہے ٹریجری ہو یا اپوزیشن ممبرز ہوں, سب الیکٹڈ ممبرز ہیں اور ریپرزینٹ کرتے ہیں عوام کو. تو اس قسم کی جو ہیسٹ میں کی جاتی ہے, اور وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ یا جمہوری تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ کب ایسا ہوتا ہے جب جلد بازی میں کی جاتی ہے تو اس میں ذرا حکومت کی منشا کمی شامل ہوتی ہے. دفاع کرنا ذرا مشکل ہے رانجھا صاحب ان چیزوں کا, ظاہر ہے. تھینک یو سو مچ, لیکن آپ نے اپنا وقت دیا, بہت شکریہ. وقت ایک بریک لیتے ہیں, جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ پارٹیاں چھوڑی جاتی ہیں اور دوسری پارٹی کو جوائن کیا جاتا ہے. لیکن ایسی کیا وجہ بنی کہ زاہد خان صاحب جنہوں نے ANP میں ایک عرصہ گزارا اور بڑے زبردست قسم کے سیاستدان جسے کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھا بولے بھی اور درست بھی بولے, کہیں جسے کہتے ہیں وہ شائے اوے نہیں کیا انہوں نے صحیح بات کہنے کے لیے, انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کیوں جوائن کر لی؟ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. خبر آئی ANP کے حوالے سے, زاہد خان صاحب جو سینیٹر بھی رہ چکے ہیں بڑے ووکل رہے ہیں, نہ صرف سیاسی معاملات پر بلکہ خیبر پختونخوا کی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کر لی ہے. اسی حوالے سے زاہد صاحب سے ہی پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ بنی ANP چھوڑنے کی. ویسے تو پہلے سے خبریں آ رہی تھی زاہد صاحب کہ آپ شاید ANP چھوڑنے کو ہیں, مختلف جماعتوں کا ذکر آ رہا تھا, لیکن بالآخر پاکستان مسلم لیگ نون آپ کا اگلا سیاسی ٹھکانہ. وجہ کیا بنی ANP سے الگ ہونے کی؟ اگر آپ نادیہ علم ہو تو میں نے تقریباً 5 بلکہ 6 مہینے پہلے اعلان کیا تھا کہ میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں, اور بلکہ میں نے سیاست سے چھوڑ دیا تھا, کنارہ کشی اختیار کی تھی. اس کی وجہ سے کہ یہ MP نہیں چھوڑی, میں نے سیاست کو چھوڑ چکا تھا. پھر اس کے بعد چونکہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنے کنسٹیچوئنسی کے لوگوں سے پوچھوں گا کہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے, جو آپ کریں گے میں ساتھ ہوں گا. تو ظاہر ہے کہ پھر اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ نظریات کی سیاست تو کسی بھی پارٹی کا, میں ایک پارٹی کا نام اس میں نہیں لیا, تو پھر کسی بھی پارٹی کا کوئی جو نظریات کی سیاست تھی اس ملک کے اندر وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے, وہ دم ٹوٹ چکا ہے. تو اس وقت صورتحال یہی ہے کہ آپ کی خدمت کر سکتے ہو. تو عوام نے مجھے مجبور کیا کہ چونکہ اس وقت ہمارے بہت مسائل ہے اور خاص کر ملاکنڈ ڈویژن میں دیر کیے, تو آپ مہربانی کر کے اس کو جوائن کریں. اور آپ کو علم ہے جس طریقے سے ہم نے کہا تھا کہ مختلف پارٹیوں کے میرے سے رابطہ تو تھا, لیکن میں ڈیسیجن نہیں لے رہا تھا. وجہ یہی تھی کہ میں نے کہا بس کرے سیاست کی, کیونکہ ہم نے 30-40 سیاست کی ہے اور اس ایک نظریات اور ایک سوچ کی فکر کے خاطر کیا ہے, نہ کسی لالچ کے لیے کیا ہے نہ کسی کے لیے کیا ہے. تو تبھی میں نے یہ راستہ اختیار کیا تھا کہ خاموشی اختیار کر رہا ہوں, اور آپ کو علم ہے کہ کافی عرصے سے میں خاموش رہا. لیکن چونکہ ہمارے صوبے کا صورتحال جس طریقے سے آپ نے کہا کہ یہاں کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھو, آپ غربت کا دیکھو, آپ روزانہ جو مشکلات ہے وہ دن بدن بڑھتی جاتی ہے, تو مجھے عوام نے کہا کہ آپ جو ہے نا جوائن کرے. تو مسلم لیگ کا چونکہ یہی تھا کہ میاں نواز شریف اور خصوصاً میاں محمد نواز شریف کے ساتھ چونکہ
वली खान बाबा की वजह से 1990 से उनके साथ मेरा मुलाकात की ताल्लुकात थे, और वो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये जो मुश्किलात अगर इस वक्त इस मुल्क की है, अगर ये लोग सपोर्ट इसको कोई करे और इस मुश्किलात से मुल्क को निकाल सके तो निकाल लेंगे। तो बाकी तो जो नजरियात है वो खत्म हो चुकी। इसलिए फिर मैंने आवाम की खातिर, मैंने सीधी बात प्राइम मिनिस्टर से जब मेरे मुलाकात की, मेरी बात हुई थी, तो मैंने उसको यही कहा था कि मैं साहब मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, अगर मेरे आवाम के लिए जो मुश्किलात है जो उसमें मैं जो कोई कमी कर सकता हूँ, हमारे सूबे की जो मुश्किलात है उसमें कोई कमी कर सकता हूँ तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ, मैं आऊँगा। लेकिन ये फिर हमारे जो मसाइल है उसके तरफ आप लोगों ने तवज्जो देना है। अच्छा, तो इसी बिना पे मैंने उनको ज्वाइन किया है। अच्छा, क्योंकि सरप्राइजिंग एलिमेंट इसलिए भी था कि जाहिद साहब आजकल हुकूमती जमात पर तो सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है, और खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीक इंसाफ की क्योंकि हुकूमत है और वहाँ पर नज़र आता है कि लोग तहरीक इंसाफ को पसंद करते हैं, इसीलिए ये एक मरतबा फिर वहाँ से उन्होंने अपना सूबाई मैंडेट हासिल किया है। ऐसे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करना ये सबके लिए एक सरप्राइज है। देखिए जी, आप बहुत सही बात कहते हैं, क्योंकि हुकूमत में जिस वक्त भी हुकूमत में कोई होती है तो उसके मुश्किलात होते हैं। लेकिन दो बातें हैं, अगर आप अपने ज़ात को मफादात के लिए किसी हुकूमती में जाते हो तो वो तो मेरे ख्याल में मैं उसको गैर मुनासिब समझता हूँ, बल्कि मैं उसको एक अच्छा नहीं समझता हूँ। क्योंकि मैं एक तो नजरियाती सियासत मैंने किया हुआ, जिस तरीके से आपने कहा 40 साल मैंने पूरा सियासत की हुई है, और 34 यानी 34 साल में एक पार्टी का स्पोर्ट्समैन रहा। उस पार्टी का एक नजरियात और एक सोच और फिक्र जदोजहद बादशाह खान बाबा ने, वली खान बाबा ने, और इसफतियार खान तक। लेकिन उसके बाद की जो क़यादत आई, शायद उसको हम उनके मायार में नहीं उतर रहे थे, या हमें वो ऐसे लग रहा था। तो चूंकि हम तो यही समझ गए कि इस वक्त जो नजरियाती सियासत है वो सब पॉलिटिकल पार्टी ने तोड़ा। आपके ये सवाल कि हाँ इस वक्त हुकूमत के ऊपर ज्यादा तनकीद होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम तो ये सोचते हैं कि इसके अलावा और क्या ऑप्शन है, क्या इस मुल्क को अगर नवाज शरीफ की कोशिश करे और इस मुल्क को अगर निकाल सकते हैं तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन मैंने ज्यादा कंट्रीब्यूशन अपने सूबे के लिए, जिस तरीके से आपने कहा हमारे सूबे में इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर आप प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स को देखें वो हड़ताल पे, उनको तनख्वाही नहीं मिल रही है। तो ये जो हमारे सूबाई हक है उनके लिए भी मैं, ये नहीं है कि मैं मुस्लिम लीग में होऊंगा तो मैं सूबे के हक के लिए नहीं लड़ूंगा, मैं उनके साथ भी इससे जो हमारे हुकूक है उसके लिए हमेशा की लड़ाई पहले भी मैंने की और फिर भी इंशाल्लाह करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि कुछ न कुछ जो हमारे सूबे की मुश्किलात है, माली मुश्किलात में है, या हमारे डिवीजन में, मलाकर डिवीजन में, हमारे जिले में जो आवाम की मुश्किलात है उसमें कोशिश करेंगे कि कुछ से कुछ अगर रिलीफ आवाम को मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस वक्त क्योंकि आप सिर्फ आवाम के हवाले से बात कर रहे हैं और स्पेशली मुआशी जो हालात हैं उसका भी जिक्र कर रहे हैं, ज़ाहिर है दहशत गर्दी तो एक नासूर है ही, जिससे आपका सूबा हो, बलूचिस्तान हो, ये मुस्तकिल नबर्द आजमा रहे हैं। लेकिन जाहिद साहब, इतने प्रोग्राम्स में आपने हिस्सा लिया है हमारे, जब से मेरे ख्याल से मैंने सहाफ़त की उस वक्त से आपको मैंने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मज़ाहमती सियासत ही मैं कहूँगी उस अंदाज की कि जहाँ आपको लगता है कि जमहूरी जो रिवायात हैं उन पर वो कदगन डालते हों, या जमहूरियत जहाँ पे पामाल हो रही हो। अब ऐसे में नून लीग को ज्वाइन करना और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, जिनके लिए कहा जाता है कि वो तो खुद ऐसा लगता है कि अपने हाथ से स्पेस दिए चले जा रहे हैं। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं आपसे मुतफिक हूँ। लेकिन ये मुझे बता दें कि ये जो पिछले चंद सालों से जो कमराना रहे, क्या किसी का कोई भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बदकिस्मती इस मुल्क में ये कि हम तो पहले एस्टेब्लिशमेंट से तंग थे कि एस्टेब्लिशमेंट, और मैं आज भी उस बात की मजम्मत करते हैं कि उसको सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, चाहे मैं मुस्लिम लीग में भी हो। लेकिन आप इस वक्त जो आपने अपने हमारे अदालतों में देखा, सबसे बड़ी बात हमारे इस मुल्क के जो बेगैर किया, मैं तो जुडिशरी को समझता हूँ। क्योंकि जब भी कोई डिक्टेटर आए उनको इनने रिलीफ दिया है, इन डिक्टेटर को सपोर्ट किया है, फिर अगर गैर आईनी गैर कानूनी फैसले किए जिसके वजह से मुल्क इस बुरहान में फंस चुका है, बुरहान में जा चुका है। तो जाहिर है कि एक महाज पे नहीं, कई महाज पे शहबाज शरीफ को भी चाहिए कि मुज़ाहमत करे, एक भी नहीं।
कई महाज पे, क्योंकि सबसे बड़ी तो इस वक्त हमारी जुडिशरी ने एक डंडा उठाया हुआ है, मेरे ख्याल में ये पहले तारीख में नहीं मिलती। हालांकि जब से पाकिस्तान बना है तो यही जुडिशरी, मेरे तकरीबन 40 साल सियासत में हुई है, मैंने हर इतिहाद देखा है कि इतिहाद चाहे वो डिक्टेटर के खिलाफ बनाए, चाहे कोई सेवल डिक्टेटर बनने की कोशिश की, मैं उसका हिस्सा इसलिए रहा हूँ कि मेरे जो कायदीन थे मैं उनके साथ साथ रहा हूँ। तो ये मैं सारी बातें आपके साथ मानता हूँ, और हम ये कोशिश करें कि किसी न किसी तरीके से ये जो आंसर है, ये जो सियासत के अंदर दोनों साइड से मुदाखलत हो रही है, इसको किसी न किसी तरीके से रोका जाए और आवाम को ये इख्तियार मिल जाए कि आवाम जिसको मुंतखब करे, जिसको एतमाद का वोट दे दे, ताकि वो ये मुल्क को चलाए। और नहीं मुल्क आपने देखा कि जो माशी हालात है हमारा, जो हमारी इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की जो हालात है, तो ये तो दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, इसमें आप कोई दूसरी राय है नहीं, में कोई शक है। तो आपको पता है कि मैं इन चीज़ों पे कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा जब ज्यादा ही मफाद किसी का ना हो तो हर बात पे बात भी कर सकते हैं, चाहे मैं उनके साथ बैठा भी हूँ, चाहे उनके अंदर भी बैठा हूँ, चाहे मैं आपके चैनल में भी होगा, मेरे जो आवाज है उसमें आप कभी फर्क नहीं देखेंगे इंशाल्लाह उसी तरह। अच्छा जाहिद साहब, एक आखिरी चीज मुझे जरूर बताइएगा कि जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के हालात हैं, कल जिस तरह से क्वेटा के अंदर एक अंदोनाक वाकया हुआ, उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले और हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब कहते हैं कि ये वो दहशतगर्द हैं जिनको इमरान खान लेकर आए थे, ये आज मुल्क भर में इस तरह से अटैक कर रहे हैं। आप भी यही समझते हैं कि इमरान खान ही पर ही ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो टीटीपी को वापस लेकर आए थे? देखिए जी, मैं भी आपको पता है आपके प्रोग्राम में ये बात ये नहीं कि आज मैं मुस्लिम लीग में हूँ तो ये बात कर रहा हूँ, मैंने कई बार आपके उसमें कहा था, और उस वक्त कहा था जब फिर हमीद आईएसआई की चीफ था और ये इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, तो इससे दहशतगर्दों को तो लेके आए, हम ठीक रहे थे क्योंकि मेरा इलाका है, मैं इस वक्त जेल में मौजूद हूँ, तो हमारे ये तो बॉर्डर लगता है, यहाँ पे हमें पता चलता है कौन जा रहा है कौन आ रहा है, तो 40,000 लोग तो लेके आए हैं ना, उसे तो कोई इनकार नहीं कर सकते, ये इनकार कर सकते, ये बता दे कि हम इनकार कर दे। तो मुझे नहीं कि ये वो जो बलूचिस्तान और हमारे सूबे में जरूर फर्क है उन चीजों का, क्योंकि वहाँ पे तो जो बलोच सरपरस्त है वो भी अपना एक तहरीक चला रहा है, लेकिन हमारे जो सूबे है इसमें तो होली छूली बस टीटीपी है, इसमें तो कोई और है शक ही नहीं है। तो इस आपको पता है कि जब ये दोहा मुज़ाकरात हो रहे थे अमेरिकन के साथ, इमरान खान कह रहे थे कि तालिबान ने गुलामों की जंजीरें तोड़ दिया और जाके कब्जा कर दिया। जब एक बंदूक के जरिए जाके अफगानिस्तान पे बैठ गया, हम उससे तवक्को कर सकते हैं कि वो बंदूक वालों को रोक सकेगा? नहीं रोक सकेगा। तो इसलिए अगर उसने कहा है तो मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि वो तो अभी कह रहा है, हमने तो बस पहले कहा था कि जिन लोगों को इन्हें ला के इधर आबाद किया है वो 40,000 लोग, तो जाहिर है कि उनकी यहाँ पे फिर सहूलतकार भी होते हैं, मददगार भी होती है, और इसलिए हम इस अजाब में मुब्तला है, और ये आज से नहीं है। आपको पता है कि ये तो ज़ियाउल हक ने ये शुरू किया था, फिर परवेज मुशर्रफ ने इसकी इंतहा कर दी, और इसके बाद भी जो कुछ आए उन्हें अपना अपना हिस्सा डाला है, जिसमें आज तक हम भुगत रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। इस प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में अगले हफ्ते हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।